साथियों, मैं हूं जीएल और जैसा कि आपको मेरे बारे में पता चल ही चुका है कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूं। इसके अलावा हमारे जो पुश्तैनी दुकान है उस पर भी काम करता हूं। तो आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आज से करीब 10 साल पहले की है। आज मेरी उम्र लगभग 30 साल की हो चुकी है और उस समय शायद मेरी उम्र 18 या 20 साल की रही होगी। साथियों, हमारे परिवार के सभी लोग वो ज्यादातर हलवाई के काम से जुड़े हुए हैं और ये आज से नहीं बल्कि हमारा ये पुश्तैनी काम है। तो मेरे जो काका और ताऊ जी है उनकी भी अपनी अपनी हलवाई की दुकानें हैं और वो भी हमारे गांव में काफी प्रसिद्ध है। लेकिन जो हमारी दुकान है वो उनसे कहीं ज्यादा फेमस है। हमारे दुकान के अंदर हमेशा 10 या 12 लोग काम पर लगे हुए रहते हैं और जो हमारे ताऊजी की दुकान है वो भी फेमस तो है लेकिन उस पर इतने ही 2 या 4 लोग काम कर रहे होते हैं। यानी ज्यादा सामान की डिमांड हमारी दुकान पर होती है तो काम करने वाले वर्कर्स की संख्या भी हमें ही ज्यादा रखनी पड़ती है। अब मैं अपने ताऊजी के बारे में बताऊं तो आज से 10 साल पहले उनके घर में एक गाड़ी थी। वो गाड़ी कमांडर गाड़ी थी। शायद आपने कमांडर का कभी नाम नहीं सुना होगा। तो ये महिंद्रा कंपनी की गाड़ी हुआ करती थी जो आज से कई सालों पहले गांवों के अंदर पॉपुलर हुआ करती थी। खैर, आज के जमाने में तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं है लेकिन आज से 10-15 साल पहले उन गाड़ियों की डिमांड ही बनी रहती थी। तो हमारे ताऊ जी भी एक नई कमांडर गाड़ी खरीद कर लाए थे और हमारे ताऊ जी का जो बड़ा वाला लड़का था वो उस गाड़ी को चलाया करता था। मैं ताऊ जी के बारे में और जानकारी आपको बता दूं कि वह हमेशा अपने पूरे परिवार सहित मंदिरों और कई बाबाजी वगैरह के पास आते जाते रहते थे। शायद उनके घर में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती थी तो उसकी वजह से कई बाबाओं के उनके चक्कर लगते रहते थे। ऐसे ही वो हमारे गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर एक बाबाजी के आश्रम में भी जाया करते थे। वो बाबाजी बड़े ही पहुंचे हुए बाबाजी थे और आसपास के गांवों में उनका काफी नाम फैला हुआ था। लोग अपनी परेशानियां उन बाबा के पास लेकर जाया करते थे और बड़े अच्छे से वो उनका निवारण भी किया करते थे। तो हमारे ताऊ जी का भी रेगुलर नियम रहता था कि वो महीने में एक बार तो बाबा जी के पास जाते थे, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर जाते थे। तो ऐसे ही एक बार जब वो बाबा जी के पास जा रहे थे तो ताऊ जी के लड़के ने मुझसे भी कहा कि आज तू भी हमारे साथ चल, तू हमारे साथ घूम भी आएगा और बाबा जी के दर्शन भी कर लेगा। तो मैंने कहा कि भैया, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, आपको मेरे पापा से बात करनी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात कर लूंगा। तो उसके बाद मेरे पापा से उन्होंने बात की तो मेरे पापा ने भी कहा कि ठीक है, तुम भी इनके साथ बाबा जी के दर्शन कराओ। दोस्तों, उन महाराज के आश्रम में जाने का एक निश्चित टाइम होता था। वो केवल अमावस की रात को ही वहां पर जाया करते थे और इस बार की जब अमावस की रात आई तो उन्होंने मुझे पहले से ही कह दिया था कि मुझे उनके साथ चलना है। तो मैं पूरी तरह से रेडी था। जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो वो सब घर वाले तैयार होकर अपने घर से निकल गए और थोड़ी ही देर में मेरे घर के सामने भी गाड़ी आ गई। वहां पर पहले से ही मैं तैयार था तो जैसे ही मैंने गाड़ी देखी तो मैं तुरंत उनके पास चलकर आ गया। वहां जाने के लिए ताऊ जी हमेशा ही शाम को करीब 8 बजे के समथिंग घर से निकलते थे और 1-1.5 घंटे के सफर को तय करने के बाद लगभग 9 या 10 बजे उस आश्रम में पहुंच जाने का कार्यक्रम निश्चित रहता था। लेकिन शायद उस दिन हमारे ताऊ जी की किस्मत खराब थी या उनके लड़के की। जैसे ही हम घर से निकले करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। अब समस्या यह नहीं थी कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। समस्या ये थी कि उस समय रात के 9 बज चुके थे और उस रास्ते पर कोई पंचर वाला नजर नहीं आ रहा था। अब अक्सर वह गाड़ी के अंदर हमेशा एक एक्स्ट्रा टायर रखते हैं लेकिन पिछले 15 दिन से उनकी गाड़ी का टायर उस पंक्चर वाले की दुकान में ही पड़ा हुआ था और उन्हें वहां से उठाकर लाने का टाइम नहीं मिल पाया था। अब मैं और मेरे ताऊ जी का लड़का 1-2 किलोमीटर आगे पीछे चक्कर काटते हैं उस सड़क पर ताकि हमें कोई पंचर की दुकान मिल जाए। लेकिन आधा पौन घंटा खराब करने के बाद भी हमें कोई पंचर की दुकान नहीं मिली। थक हार कर हम अपने ताऊ जी के पास वापस आ गए। गाड़ी के अंदर हमारे परिवार की 3 औरतें बैठी हुई थीं और 10-10 साल के 2 छोटे बच्चे बैठे हुए थे। तो ताऊ जी ने तीनों औरतों को गाड़ी के अंदर ही बैठे रहने को कहा। उसके बाद हमारे ताऊ जी ने कहा कि ऐसे तो पूरी रात हम यूं ही खड़े रह जाएंगे। तो उन्होंने अपने गांव में कुछ जानकार लोगों को फोन लगाया और कहा कि गांव में जिन लोगों के पास गाड़ी होती है उनके घर में कोई ना कोई एक्स्ट्रा टायर तो जरूर होगा और अगर वहां पर टायर नहीं मिले तो किसी भी दुकान को खुलवाकर
वहां से टायर लेकर गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर हमें देने आओ, क्योंकि हम यहां पर फंस चुके हैं। अब ताऊ जी ने जिन लोगों को फोन किया था वो करीब 1 घंटे बाद अपनी बाइक से हमारे पास पहुंचे और एक टायर भी साथ लेकर आए, और इस दौरान तकरीबन 11 बज चुके थे। फिर थोड़ा बहुत टाइम हमें उस टायर को सेट करने में लग गया। इसी तरह लगभग 11:30 बजे तक हम उस सुनसान रास्ते पर ही खड़े थे, और अभी उस महाराज के 5 पहुंचने के लिए हमें 30 किलोमीटर का रास्ता और तय करना था। लेकिन फिर इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। गाड़ी आराम से दोबारा शुरू हो जाती है और हम निकल पड़ते हैं, और जो लोग गांव से हमें टायर पकड़ा कर गए थे वो भी दोबारा गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, हम करीबी 10-12 किलोमीटर और चले होंगे और तभी हमारे साथ एक भयानक घटना घटित होती है। गाड़ी आराम से 60-70 की स्पीड में चल रही थी, और गाड़ी को मेरे ताऊजी के जो लड़के थे वो चला रहे थे, और ताऊजी आगे की फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन अचानक से ताऊजी के लड़के जोर से उस गाड़ी को ब्रेक मारते हैं। इतनी जोर से ब्रेक मारते हैं कि मैं जो पीछे बैठे हुआ था ब्रेक मारते ही लुढ़कते हुए आगे की सीट पर आकर गिर जाता हूं। तो ताऊजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि गाड़ी को अचानक क्यों रोक दिया, क्योंकि हम सभी हैरान थे कि सामने तो ऐसा कुछ आया ही नहीं। रोड पूरी सुनसान पड़ी है, रास्ता एकदम क्लियर है। उसके बावजूद भैया ने गाड़ी के ब्रेक क्यों मारे? लेकिन जैसे ही हम सबने ताऊजी के लड़के की ओर देखा तो उसके पूरे चेहरे पर पसीना आया हुआ था। वो पूरा पसीने में भीग चुका था और वो एक तरह से जम चुका था। मेरे ताऊजी ने उसको कितनी ही बार बोला कि तेरे को क्या हुआ, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हम सभी जोर जोर से उसको पूछ रहे थे कि गाड़ी को क्यों रोक दिया, लेकिन उसका चेहरा केवल सामने की ओर था। आवाज उसके मुंह से निकल नहीं रही थी, और उसके हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर जम चुके थे। उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। मेरे ताऊजी उसके हाथों को जोर जोर से हिला रहे थे, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके पूरे शरीर की धड़कन तेज हो रही थी, पूरे शरीर पर पसीना टपक रहा था, आंखें खुली की खुली रह गई थीं। आखिर 5-7 मिनट के बाद अचानक से वो जोर से सांस लेता है और कहता है कि आदमी मर गया है। हमारी गाड़ी के नीचे अभी अभी आकर एक आदमी खत्म हो गया है। उसकी आवाज में हकलाहट हो रही थी, उससे क्लियर बोला भी नहीं जा रहा था। लेकिन ताऊजी उसे कहते हैं कि सामने कोई आदमी आया तो नहीं, हमने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया, तो फिर गाड़ी के नीचे आकर कोई कैसे मर सकता है? लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है और हमारी गाड़ी के नीचे एक लड़का आकर खत्म हो चुका है, इसीलिए ही मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाए हैं। तो ताऊजी ने कहा कि चल अभी मेरे साथ गाड़ी से नीचे उतर और देखते हैं कि कहां पर कौन खत्म हो चुका है। लेकिन ताऊजी का लड़का नीचे उतरने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगा। उसके बाद ताऊजी खुद अकेले ही गाड़ी के नीचे उतर जाते हैं और उनके पीछे पीछे मैं भी उतर जाता हूं। ताऊजी गाड़ी के नीचे टॉर्च की रोशनी में कुछ देखते हैं, लेकिन उन्हें नीचे कुछ भी नजर नहीं आता है। उसके बाद मैं भी नीचे होकर देखता हूं, लेकिन मुझे भी कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर ताऊजी भैया को आवाज लगाकर कहते हैं कि गाड़ी से नीचे तो आकर देख, यहां पर नीचे कुछ भी नहीं है। आखिर काफी देर बाद हिम्मत करके वो गाड़ी से नीचे उतरता है। तो ताऊजी उसको टॉर्च की लाइट गिराते हुए दिखाते हैं कि देख, यहां पर तो कोई इंसान मरा हुआ नहीं है, हमारी गाड़ी के नीचे किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब हमारे ताऊजी का लड़का नीचे की ओर देखता है तो उसे भी नीचे कुछ भी नजर नहीं आता है, और ये देखकर वो बुरी तरह हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस लड़के का एक्सीडेंट उसके हाथों हुआ हो, उसकी कोई लाश वगैरह तो यहां पर मौजूद ही नहीं है। वह अपने माथे को पकड़कर जोर जोर से सांस लेने लगता है और कुछ हड़बड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो दोबारा गाड़ी के नीचे जाकर देखता है और वहां पर अपने हाथों को आगे की ओर करता है, पैरों को गाड़ी के नीचे लेकर जाता है, और जैसे ही वो अपने हाथ और पैरों को बाहर निकालता है तो उसके जूते के अंदर खून लगा हुआ होता है और उसके हाथों की अंगुलियां खून से सनी हुई होती है। और ये देखकर अचानक वो बुरी तरह चिल्ला उठता है। वो कहता है कि ये देखो, मेरे हाथों में खून ही खून कहां से आया। दोस्तों, उसके हाथों में खून देकर मेरे ताऊजी भी वापस गाड़ी के नीचे जाते हैं और दोबारा वहां पर टॉर्च की रोशनी में सब कुछ अच्छे से देखते हैं, लेकिन न तो उन्हें कोई खून नजर आता है और न ही कोई इंसान नजर आता है। लेकिन जब वो भैया के हाथों को देखते हैं तो उसके हाथों में वाकई में खून लगा हुआ था और उसके जूतों में भी खून के निशान बने हुए थे।
तो ताऊ जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी मैं तेरे हाथ पानी से धुला देता हूँ। और फिर हम महाराज जी के आश्रम में चलते हैं। तो वहां पर उनको पूरी घटना बताते हैं। ताऊ जी अपने हाथों से अपने लड़के को पकड़कर गाड़ी के सामने लेकर आते हैं, जहां गाड़ी की हेडलाइट्स में उसके हाथों को देखते हैं और उसके हाथों में जो खून के धब्बे लगे हुए, तो उनको धोने के लिए मुझे कहते हैं कि तू गाड़ी के अंदर से पानी की बोतल लेकर आ। ताऊ जी के कहने के अनुसार मैं गाड़ी के अंदर पानी की बोतल लेने के लिए आ जाता हूं कि अचानक बाहर जोर से ताऊ जी के चिल्लाने की आवाज आती है। मैं पानी की बोतल को वहीं पर छोड़कर तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकल के आता हूं तो देखता हूं कि मेरी आंखों के सामने ताऊ जी के लड़के अपने आप सड़क पर घसीटते हुए जा रहे थे, जैसे तो उनकी कोई कॉलर पकड़कर खींच रहा हो, और मेरे ताऊ जी वहां पर खड़े खड़े अपने हाथों से उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, यह देखकर मेरा कालजा फट जाता है। मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाता है। मैंने अपनी आंखों के सामने पहली बार ऐसा भयानक मंजर देखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, और ऐसा लग रहा था कि मेरी जान अभी निकल जाएगी। अब मैं उम्र में छोटा था तो ऐसा वाकया देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, और अंदर जो औरतें बैठी हुई थीं वो भी भागकर बाहर निकल कर आती है। लेकिन तब तक वो ताऊ जी के लड़के झाड़ियों के अंदर चले जाते हैं और मेरे ताऊ जी सड़क पर ही हाथों से उसको खींचते हुए रह जाते हैं। ताऊ जी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि गाड़ी के अंदर से सीट के नीचे एक मोटा और बड़ा सा सरिया रखा हुआ है, तो उसको निकाल कर ला। लेकिन मेरे पैर उठ ही नहीं रहे थे, मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। तो ताऊ जी मेरा हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तू बस गाड़ी के नीचे से सरिया निकाल के ला। दोस्तों, मैं जैसे तैसे करके अपने पैरों को उठाता हूं और सीट के नीचे से एक लंबा सा लोहे का सीरिया निकालकर अपनी ताऊ जी को लाकर पकड़ाता हूं। ताऊ जी मुझे कहते हैं कि तू मेरे साथ चल, लेकिन मैं मना कर देता हूं। लेकिन ताऊ जी मुझे कहते हैं कि तुझे कुछ नहीं करना, केवल मुझे ये टॉर्च दिखा देना, क्योंकि मेरी दूसरे हाथ में सीरिया रहेगा, तो तू मेरे पीछे पीछे रहना, आगे आगे मैं रहूंगा। अब ऐसी मुसीबत में अपने ताऊ जी को देखकर मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, तो मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके पीछे पीछे रहूंगा और आप आगे आगे रहना। ताऊ जी घर की औरतों को कहते हैं कि तुम गाड़ी से बाहर पैर मत रखना और पूरी गाड़ी के पर्दे वगैरह बंद कर लो। अब उनकी वो कमांडर गाड़ी थी तो उसमें कोई फाटक वगैरह तो था नहीं, केवल पर्दे लगे हुए थे। तो अंदर जो 3 औरतें थीं और बाकी 2 बच्चे थे, उनको अंदर बैठा देते हैं और उनको कहते हैं कि चाहे कुछ भी आए, यहां से बाहर मत निकलना। दोस्तों, मैं और ताऊ जी झाड़ियों की ओर आ जाते हैं, जहां पर मेरे बड़े भाई यानी कि ताऊ जी के लड़के घसीटते हुए पहुंच गए थे। आगे आगे ताऊ जी अपने हाथों में सीरिया पकड़े हुए चल रहे हैं और अपने मन ही मन कुछ मंत्र बोलते जाते हैं। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो ताऊ जी है वो हमेशा से ही कई बाबा जी वगैरह के पास जाते रहे हैं और खुद भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज वो जानते थे और इसी वजह से उन्हें इन चीजों का डर भी नहीं लग रहा था जितना मुझे लग रहा था। मैं तो बस उनके पीछे पीछे हाथों में टॉर्च लिए चल रहा हूं। लेकिन जैसे ही हम उन झाड़ियों के पास पहुंचे तो हमें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना हमें बड़े भैया मिल रहे थे, ना उनका कोई निशान मिल रहा था। तो ताऊ जी मुझे कहते हैं कि हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा, ठीक है, अब हमें भैया को तो ढूंढना ही पड़ेगा। हम करीब 15-20 मिनट तक ताऊ जी को लड़के को ढूंढते हैं, लेकिन वो हमें कहीं भी नजर नहीं आते हैं। थक हार कर हम वापस गाड़ी के पास आ जाते हैं, क्योंकि दूसरी ओर हमें अपने परिवार की औरतों और बच्चों की भी चिंता हो रही थी। अब ताऊ जी अपने फोन को निकालते हैं और कहीं पर फोन करने की कोशिश करते हैं, और शायद मेरे हिसाब से वो किसी बाबा जी को कॉल कर रहे थे। लेकिन चूंकि उस जंगल में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो फोन नॉट रीचेबल दिखा रहा था। अब वो गाड़ी के बाहर खड़े खड़े परेशान हो रहे थे और अंदर वो औरतें बुरी तरह डरी हुई थीं, और मेरी तो हालत पूछो ही मत। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज ही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और मैं सुबह घर वालों के पास जिंदा सही सलामत नहीं पहुंच पाऊंगा, और सोच रहा था कि मैं कहां इस मुसीबत में फंस गया। अगर मैं अपने बड़े भैया को मना कर देता तो मुझे उनके साथ नहीं आना पड़ता और मैं इस मुसीबत में फंसता ही नहीं। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? ना तो उन्हें इस चीज का कोई अंदाजा था और न मुझे कोई अंदाजा था। इधर मेरे ताऊ जी मन ही मन कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते जा रहे थे और अंदर ही अंदर शायद भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो वापस मेरे पास आते हैं। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। वो मुझे कहते हैं कि एक बार फिर मेरे साथ दोबारा चल। तो मैंने कहा कि हम अभी थोड़ी देर पहले ही तो जाकर आए हैं,
तो उन्होंने कहा कि इस बार हमें वो जरूर मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि किस और चलना है? तो उन्होंने कहा कि और कहीं नहीं, केवल उसी झाड़ी के पास जाना है जहां पर वो गायब हुआ था। तो मैं दोबारा उनकी गाड़ी से बाहर निकलता हूं और हाथों में टॉर्च लेकर सामने उस झाड़ी की ओर जाते हैं। अब जैसे ही हम वहां पर पहुंचते हैं तो हमें भैया बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिलते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी 15-20 मिनट पहले तो हम यहां पर अच्छी तरह देख कर गए थे, तब तो हमें यहां पर कोई नजर नहीं आया था, और अब अचानक से ये बेहोशी की हालत में यहां पर कैसे पहुंच गए? खैर, मैंने इस ओर ध्यान देना छोड़ा और एक तरफ खुश भी हो रहा था कि चलो भैया मिल चुके हैं। ताऊ जी ने लोहे के सरिये को मुझे अपने हाथ में पकड़ाया और भैया को अपने कंधों पर लाद लिया और उठाकर गाड़ी के अंदर लाकर बिठा दिया। जो गाड़ी के अंदर औरतें बैठी हुई थीं, उनमें मेरी एक ताई जी थी और दूसरी इन भैया की पत्नी यानी मेरी भाभी थी और तीसरी एक और महिला थी। तो मेरी ताई जी उनके ऊपर कुछ पानी के छींटे मारती हैं और मेरे ताऊ जी गाड़ी के अंदर सीट के नीचे से एक थैली में से भभूति बाहर निकालते हैं और उसके चेहरे पर रगड़ते हैं और उसको कुछ मुंह में लगाते हैं। दोस्तों, जैसे ही उसके माथे के ऊपर वो भभूति लगाते हैं, उसको होश आता है। ताऊ जी ने उससे कुछ नहीं पूछा कि वो इतनी देर कहाँ गायब हो गया था, उसे क्या हो गया था। वो उसको पीछे की सीट पर सुला देते हैं और खुद ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। अब वहां से वो गाड़ी को फुल स्पीड से चलाना शुरू करते हैं और आधे घंटे के अंदर ही हम उन महाराज के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं और कुछ भजन कीर्तन वगैरह वहां पर चल रहा होता है। वहीं अब भैया भी पूरी तरह होश में आ चुके थे। तो गाड़ी से उतरकर सबसे पहले हम वहां पानी की टंकी के पास पहुंचे। सभी ने अपने पैरों और हाथ मुंह को धोया। वहां पर गर्म गर्म चाय बन रही थी, तो सभी हम एक एक कप चाय पिए। उसके बाद कीर्तन में बैठ गए। करीब 1 घंटे के बाद हमारा नंबर उन महाराज जी के पास आता है। तो ताऊ जी ने महाराज जी को अभी अभी जो घटना हमारे साथ घटी थी उसको पूरे विस्तार से बताते हैं और कहते हैं कि हम इसी वजह से आज लेट हो गए थे, वरना हम 10 बजे तक आपके पास पहुंच जाते। ताऊ जी महाराज जी से पूछते हैं कि हमें तो पूरे रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं नजर आया था, तो फिर उनके लड़के को ही गाड़ी में ऐसा क्या नजर आता है? तो महाराज इसके बाद हमें इसकी असली वजह बताते हैं, और वो वजह दोस्तों आपको भी अच्छी तरह जाननी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है वो किसी भी इंसान के साथ हो सकती है। महाराज जी हमें बताते हैं कि हर इंसान के अपने गण होते हैं। किसी के गण देवता के रूप में होते हैं और किसी के गण राक्षसी रूप में होते हैं। अगर किसी भी इंसान को कोई साया वगैरह दिखाई देता है, इसका मतलब है कि उसके जो गण है वो उस राक्षस के साथ मैच हो जाते हैं। वही अगर कोई देवता के गणों वाला इंसान उसके बराबर में भी खड़ा होगा तो भी उसे वो चीज दिखाई नहीं देगी। तो महाराज जी ने बताया कि हमारे जो भैया हैं उनके जो गण है वो पूरे राक्षसी गण है। अब दोस्तों, राक्षस गण होने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान के अंदर राक्षसों के जैसा व्यवहार हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी उसे कोई आत्मा, डायन, चुड़ैल या कुछ साया वगैरह उसके आसपास घूम रहा होगा तो उसके जो गण है वो उस राक्षस के साथ मिल जाते हैं और इस वजह से वो चीज उस इंसान को दिखाई देने लगती है। ये वही गण होते हैं जो हम हिंदुओं के अंदर जब लड़के और लड़की की शादी की जाती है तो उनके गणों को आपस में मिलाया जाता है। तो कुछ लोगों के लिए जो गण होते हैं वो कम प्रभावशाली होते हैं, वहीं कुछ लोगों के उच्च प्रभावशाली होते हैं। तो जिन लोगों के गण उच्च प्रभावशाली होते हैं उन्हें जिंदगी भर भी कोई भी साया या कोई भी प्रेतात्मा, कोई भी चुड़ैल दिखाई नहीं देती है। लेकिन जिनके गण डाउन होते हैं उनको अक्सर रेगुलर ये चीजें दिखाई देती रहती है। हालांकि अगर वो इंसान पूजा पाठ वगैरह करता है, भक्ति वगैरह करता है, तो इन चीजों से उसका काफी हद तक बचाव हो जाता है। इसके बाद ताऊ जी बताते हैं कि उनके बड़े लड़के के साथ आज ही ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी काफी बार उसे कई तरह की चीजें दिखाई देती रही हैं। यानी उनके जो गण हैं वो हमेशा सामने वाले साये के साथ मैच हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी के बाद जीएल ने मुझे बताया कि पहले वो इस प्रकार की चीजों पर बहुत कम विश्वास किया करते थे और इन चीजों को केवल लोगों की कल्पना ही बताया करते थे। लेकिन जब पहली बार उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसी चीजें देखी, उसके बाद उन चीजों पर विश्वास होना शुरू हो गया था। और मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका जो काम धंधा है उससे रिलेटेड उनके साथ काफी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और ऐसे कई लोगों के साथ वो मिलते रहते हैं। तो कई लोगों की और स्टोरियां भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने काफी लोगों के रियल अनुभव सुन रखे हैं। तो मेरी हर रोज कोशिश रहेगी कि मैं रोज उनके साथ सुबह सुबह सैर पर जाता रहूं और आपके लिए ऐसी रियल कहानियां लाता रहूं। तो आप इंतजार कीजिए
आगे आने वाली नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखें।